नमस्कार, स्वागत है आपका मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत हम बीए सेकेंड ईयर में भ्रष्टाचार के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भ्रष्टाचार के प्रकार और उसके निदान के उपायों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने भ्रष्टाचार के अर्थ, परिभाषा और भ्रष्टाचार के कारणों के बारे में पढ़ा था। भ्रष्टाचार के कारणों में मुख्य कारण मूल्यों में परिवर्तन, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, प्रजातांत्रिक सरकार की विकृत व्यवस्था, राजनीति का विस्तृत क्षेत्र, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों की साठगांठ, भ्रष्टाचार के नियंत्रण का अभाव और गुरनार मंडल ने भी उसके कुछ आधार बताए थे। उसके अलावा भ्रष्टाचार में चरित्र तथा नैतिकता का पतन, अशिक्षा, संग्रह वृत्ति का विस्तार, बेरोजगारी, निर्धनता, प्रशासकीय ज्ञान का अभाव, विकास के असमान अवसर आदि भ्रष्टाचार के कारण के रूप में उभर कर आए थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत में भ्रष्टाचार के प्रकारों के बारे में। भ्रष्टाचार के प्रकारों को विभिन्न विद्वानों ने 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार, दूसरा सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, व्यापारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, शैक्षणिक भ्रष्टाचार और श्वेत वस्त्र अपराध। राजनीतिक भ्रष्टाचार, इसके अंतर्गत राजनीतिक दल या उनके नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या इस तरह के कानूनों और सामाजिक मूल्यों के विपरीत व्यवहारों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न दलों और नेताओं द्वारा मत प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करना, उद्योगपतियों और व्यापारियों से चंदा लेना, बदले में परमिट देना, राजनीतिक संरक्षण प्रदान करना, वस्तुओं का संग्रह करने की छूट देना, मूल्य वृद्धि करने की छूट देना आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के चयन में कम योग्य प्रतियोगी को प्राथमिकता देना, स्थानांतरण करने के लिए पैसा लेना, निलंबित करना तथा भ्रष्ट तरीकों को प्रोत्साहन देना ताकि वे सत्ता में बने रहें, ये सभी क्रियाकलाप जो हैं वह राजनीतिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा भ्रष्टाचार का प्रकार है सरकारी पदाधिकारी और भ्रष्टाचार। भारत में पदाधिकारी भी अनेक प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं। मुख्य रूप से ये अधिकारी ठेका देने, पदों पर चयन करने, परमिट देने, अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण करने जैसे भ्रष्टाचार करते हैं। इन लोगों के द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाएगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि अधिकारी किस पद तथा विभाग में है तथा वहाँ पर किस प्रकार के कार्य तथा निर्णय लिए जाते हैं। पुलिस विभाग, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, सीमांत क्षेत्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी, बैंक आदि अलग अलग विभाग हैं। इनमें भ्रष्टाचार के साधन, विधियां तथा मात्रा का भी अंतर हमें देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार का तीसरा प्रकार है व्यापार में भ्रष्टाचार। भारत में व्यापारिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। व्यापार में भ्रष्टाचार के तरीके, साधन, स्तर, मात्रा, प्रकार ये सभी कितने फैले हुए हैं यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन होता है। मिलावट करना, कम तोलना, वस्तुओं का संग्रह करना, उत्सवों, त्योहारों आदि के समय में कृत्रिम कमी पैदा करके मूल्य वृद्धि करना, चोरी छिपे माल को अधिक मुनाफे में बेचना, मिलावट करना, काला बाजारी, आय छिपाना, कर की चोरी करना, झूठे परमिट प्राप्त करके काला बाजारी करना, राजनीतिक नेताओं, सरकारी पदाधिकारियों को रिश्वत देकर काले धंधे करना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो व्यापारी वर्ग के द्वारा किए जाते हैं और इन्हें हम भ्रष्टाचार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भ्रष्टाचार का चौथा प्रकार है शैक्षणिक भ्रष्टाचार। भारत में शिक्षण संस्थाएं भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं हैं।
शिक्षण संस्थाओं में भी विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार पाया जाता है, जैसे ट्यूशन करना तथा कक्षा में नहीं पढ़ाना, प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों को पैसे लेकर बांटना, परीक्षा कक्ष में नकल करने देना, अंक बढ़ाना, उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर के कवर बदल देना, पूरे वेतन पर शिक्षकों से हस्ताक्षर करवाकर कम वेतन देना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और ये हमारे इन संस्थाओं में पाई जाती हैं। भ्रष्टाचार का 5वां प्रकार है श्वेत वस्त्र अपराध और भ्रष्टाचार। सबसे पहले सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम या श्वेत वस्त्र अपराध के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था और इन अपराधियों पर उन्होंने प्रकाश डाला और बताया कि इनके अपराध गंभीर होते हुए भी ये पकड़े नहीं जाते हैं। ये कानून तोड़ते हैं तथा कानून की परिभाषा अपने स्वार्थ के अनुसार करते या करवा लेते हैं। इनके द्वारा किए गए अपराध जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन, व्यापार में प्रतिरोध, विज्ञापन में गलत प्रतिनिधित्व, श्रमिकों से अनुचित कार्य करवाना, वित्तीय मामलों में हेराफेरी करना, ट्रस्ट में धोखाधड़ी करना, युद्ध के समय लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ना, ये सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। ये लोग भी बड़े व्यापारियों के समान अपराध योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। श्वेत वस्त्र अपराधों के अंतर्गत गुप्त संचय, मुनाफाखोरी, आर्थिक नियमों का उल्लंघन, अनाचार, चुनाव अपराध भी आते हैं। ये सब अपराध भ्रष्टाचार के वे प्रकार और उदाहरण हैं जो श्वेत वस्त्रधारी अपराधी करते हैं। भारत में इस तरह के भ्रष्टाचारों की कमी नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार इनमें सर्वोच्च स्थान पर है। आज हमारे देश में अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जहां कुछ समय पूर्व बोफोर्स घोटाला या मुद्दा था, वहीं आज अनेक मामले भ्रष्टाचार से संबंधित हमारे प्रकाश में आ रहे हैं। शेयर घोटाला, हवाला कांड, आवास घोटाला, चीनी घोटाला, दूरसंचार घोटाला, पशुपालन घोटाला, बैंक घोटाला, झारखंड घोटाला, सिंडिकेट्स और मंडी हाउस, जालसाजी का मामला, ये सभी मामले आज के समय के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि इन सभी मामलों में देश के शीर्षस्थ जो नेता हैं वह लिप्त पाए गए हैं। जन अभियोग निराकरण राज्य मंत्री के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो के यूरिया, आवासन, पशुपालन और बैंक घोटालों से संबंधित 69 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार 64 मामलों में पहले से ही खोज की जा रही है। 44 मामले पशुपालन से संबंधित, 17 मामले आवासन से संबंधित हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कुल 816 मामले दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में जनवरी 1995 से जून 1996 तक दर्ज किए हैं। देखा जाए तो भ्रष्टाचार का जन्म सामाजिक व्यवस्था के दोष के कारण हुआ है। यह व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यदि समाज से भ्रष्टाचार को हटाना है तो समाज व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। आज समाज की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिनके पास रुपया नहीं है वे चोरी, डकैती या 2 नंबर के काम करके धन अर्जित करते हैं, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का आकलन आजकल धन से किया जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिले, तत्काल न्यायाधीशों का एक पैनल बनाकर उनकी जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों के साथ अभियुक्त जैसा आचरण किया जाए। साथ ही उच्च पदासीन नेताओं को अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके लिए समस्त नागरिकों को एकजुट होना होगा तथा सरकार पर दबाव डालकर और आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका के सहयोग से ऐसे कानून बनाए जाएं जो भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में आने से रोकते हैं। सीबीआई ने इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है। देश की प्रेस, जागरूक नगरपालिका प्रयासरत रहे तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध वातावरण अवश्य तैयार किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ कानूनी व्यवस्था की गई है।
जिसके अंतर्गत सबसे पहले नागरिक अधिकार रक्षा कानून 1955 के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्ति भ्रष्ट या अमान्य माने गए हैं। पहले वे जिन्हें धर्म, जाति, वंश, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाने के दोषी पाया गया हो। दूसरे वे व्यक्ति जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर 2 या 2 से अधिक वर्ष की सज़ा दी गई हो। और तीसरे वे व्यक्ति जिन्हें चुनाव के दौरान भ्रष्ट चुनावी आचरणों के लिए सजाएं सुनाई गई हो। सज़ा की तारीख से पहली श्रेणी के व्यक्ति 6 साल के लिए, दूसरी श्रेणी के 5 साल के लिए और तीसरी श्रेणी के व्यक्ति 6 साल के लिए अयोग्य होते हैं। इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध किसी प्रकार का संगीन मुकदमा चल रहा है, किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन होने या किसी भी चुनाव में खड़े होने से तब तक वंचित कर देना चाहिए जब तक कि वह स्वयं को आरोपों से मुक्त नहीं कर लेता। इस नियम का सख्ती से पालन करने पर भ्रष्टाचार में कुछ सीमा तक कमी लाई जा सकती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की सबसे पहली आवश्यकता हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की है। इस कार्य के लिए जन जागृति के लिए व्यापक अभियान चलाना चाहिए। जनता अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि के रूप में चुने। केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी अपनी कार्यप्रणाली में तीव्रता और निष्पक्षता लानी होगी तथा न्यायपालिका को भी अपना रुख और कड़ा करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति मिल सकती है। भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसको दूर करने के लिए समाजशास्त्रियों, अपराध शास्त्रियों, प्रशासकों तथा विद्वानों ने अपने सुझाव समय समय पर दिए हैं। उनके विचारों के आधार पर भ्रष्टाचार को दूर करने के कुछ उपाय और सुझाव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला सुझाव उनके द्वारा दिया गया कि आदर्श राजनीतिक कार्यकर्ताओं का चयन किया जाए। भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि जनता ईमानदार, निष्पक्ष, मेहनती और देश तथा प्रजा के प्रति निष्ठावान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ही अपना मत दे और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के लिए भेजे। यह तो सभी जानते हैं कि सभी प्रकार की सरकारों में संसदीय सरकार सर्वश्रेष्ठ तभी है जब उसमें ईमानदार सदस्य हों। राजनीतिक कार्यकर्ता अपने पद, शक्ति, प्रभाव और स्थिति का उपयोग अपने निजी स्वार्थ तथा लाभ के लिए नहीं करें। अगर वे भ्रष्ट होंगे तो भ्रष्टाचार देश से कभी नहीं मिट सकता। देश से भ्रष्टाचार तभी समाप्त किया जा सकता है और साफ सुथरी परंपरा को केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब राज्य तथा केंद्र सरकार के सदस्य, मंत्री और अन्य सदस्य ईमानदारी रखते हों और उनके द्वारा निष्पक्ष प्रशासन देने से ही भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकारी तंत्र में भी ईमानदार और निष्पक्ष कर्मचारियों तथा अधिकारियों का होना आवश्यक है। अनेक राजनीतिक विद्वानों ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्री अधिकारियों के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए इन विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त सरकारी कर्मचारी अगर ईमानदार होंगे तो भ्रष्टाचार का निवारण हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत पुलिस का भी ईमानदार होना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस ही समाज की व्यवस्था बनाए रखने, चोरों को पकड़ने, अपराधों का पता लगाने, उनसे जनता की रक्षा करने, शांति बनाए रखने आदि जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व होती है। समाज में भ्रष्टाचार को मिटाने तथा भविष्य में नहीं होने देने के लिए पुलिस कर्मियों का ईमानदार, मेहनती, प्रशिक्षित और होशियार होना आवश्यक है। पुलिस कर्मचारी यदि ईमानदार होंगे तो समाज में पूर्ण नियंत्रण रखना सरल हो जाएगा और भ्रष्टाचारी को पकड़ना और दंड देना भी संभव हो जाएगा। इसी के साथ न्यायालय का भी ईमानदार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुलिस तो सिर्फ भ्रष्टाचारी को पकड़ सकती है और प्रमाण एकत्रित कर सकती है, लेकिन उसका अपराध निश्चित करके दंड देने का कार्य न्यायालय और न्यायाधीश का होता है। इसलिए न्यायालय का ईमानदार, पक्षपात रहित और न्यायप्रिय होना भी बहुत कुछ ज़रूरी है। सरकारी कर्मचारी
जो सरकारी कार्यालय और विभागों में हैं और केंद्र में स्थित हैं, तो इनके अधिकारी और कर्मचारी जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो सकता। आयकर, बिक्री कर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टिकट चेक कर आदि इसके उदाहरण हैं जहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए राज्य की आय कम होती है, जनता का शोषण होता है। समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि इनमें ईमानदारी स्थापित की जाए, भ्रष्ट कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, तभी इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग भी भ्रष्टाचार फैलाने में पीछे नहीं है। इनके द्वारा सबसे अधिक भ्रष्टाचार फैलाया जाता है। इनको शिक्षा द्वारा ईमानदार बनाया जाए। भ्रष्ट, बेईमान और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को पकड़ना चाहिए। उनको कड़ा दंड देकर समाज में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहिए। व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार के तरीकों जैसे झूठी फर्मों, लाभों पर कर नहीं देना, लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी करना, अचल संपत्ति का मूल्यांकन कम करना, इन पर विशेष जांच विभाग की स्थापना की जाए तथा देखा जाए कि काम ईमानदारी से हो रहा है या नहीं। इसी के साथ वैधानिक उपायों को भी अपनाकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। 1947 के भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण कानून में भ्रष्टाचार तथा आपराधिक दुर्व्यवहार से संबंधित मौलिक नियमों का प्रावधान है, लेकिन इसके द्वारा केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रियों, सांसदों, सचिवों और स्थानीय संस्थाओं के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाने चाहिए। साथ ही हमें सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों, व्यापारियों, मंत्रियों, प्रशासकों, अधिकारियों को निम्न दृष्टि से नहीं देखकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। आजकल धन का महत्व अधिक है और शक्ति का महत्व बढ़ गया है। इन मूल्यों को बदला जाना चाहिए। उसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए जो कानून का पालन करे। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर। समाज में मूल्यों का पुनः चुनाव किया जाए और उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाए और भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण बनाया जाए। इसी के साथ भ्रष्टाचार के जो मुख्य कारण हैं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, इन सभी को दूर करने के प्रयास किए जाएं तो अवश्य ही हम हमारे देश में से भ्रष्टाचार जैसी समस्या का उन्मूलन कर सकते हैं। इस प्रकार इन उपायों और सुझावों को व्यवहार में लाकर हम भ्रष्टाचार को जल्दी ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक विकट सामाजिक समस्या है जो देश की प्रगति में बाधक है और जिसका निवारण तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।